नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के पार्ट में ज्योग्राफी में हम भारत भूगोल शुरू कर चुके हैं। तो हमने इसके पहले विश्व भूगोल पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोलकर क्रम से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अब एक वीडियो पिछले दिनों हो चुकी है भारत की, भारत एक परिचय हो चुका है। अब हम भारत में शुरू करेंगे भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक ग्रेट हिमालय यानी कि एक बड़े से पर्वत हिमालय के बारे में। तो हिमालय का भारत से कितना संबंध है, उसमें हम पूरा हिमालय का परिचय और हिमालय का भारत से संबंध, ये सारी चीजें हम पूरा पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे हिमालय की उत्पत्ति से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो कब की है? तेथिस युग। एक शब्द आपने सुना होगा, तेथिस युग। तो हिमालय की उत्पत्ति को तेथिस युग माना जाता है। अब तेथिस युग क्यों माना जाता है? जैसे कि डायनासोरस युग कहा जाता है, तो इसका मतलब कि जब उस समय डायनासोर थे। अब तेथिस युग, इसका मतलब तेथिस नाम का कुछ था। तो क्या था उसके लिए बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जिस जगह आज हिमालय है वहां तेथिस सागर था। शब्द में लिखता चल रहा हूँ, आप ये ट या त दोनों लिख सकते हैं, ऐसे तेथिस भी लिख सकते हैं। तेथिस सागर। तो अगर आप बात करते हैं तेथिस सागर था तो हिमालय कैसे आ गया? चलिए देखते हैं। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था प्लेटों का खिसकना कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, तो आप वीडियो में प्लेट टेक्टोनिज्म यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत वीडियो सर्च करके देख लेंगे। वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, आप वहां से देखिए। देखते हैं। यहाँ एक तेथिस सागर था मध्य में, इसके उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। इस तरह से दो बड़े भूभागों के बीच एक सागर था, तेथिस सागर, जहां आज हिमालय उपस्थित है। तो फिर एक सागर हिमालय पर्वत कैसे बन गया? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार आपको बताया गया था महाद्वीपीय और महासागरीय अलग अलग प्लेटें हैं। भारत जो कि गोंडवाना लैंड क्षेत्र में स्थित है, ये क्षेत्र या हम लोग पहले पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के पार्ट थे। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के पार्ट में भारत का स्थल भाग था। बाद में प्लेटों का खिसकना और तेथिस सागर की आंतरिक हलचलों के कारण यहाँ पर्वत का निर्माण हो गया। कैसे? चलिए देखते हैं। प्लेटों का खिसकना, अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे ये है अंगारा लैंड की प्लेट, इधर ये प्लेटें बनी अंगारा लैंड की, इधर है गोंडवाना लैंड की प्लेटें, बीच में तेथिस सागर। अब क्या हुआ? दोनों प्लेटों के आपस में खिसकने से क्या हुआ? टकराव हुआ। जब प्लेटों का टकराव हुआ तो जमीन ऊपर उठी। ऊपर उठने से यहाँ सागर की जगह क्या हो गया? धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एक क्वेश्चन आता है, हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय वलित पर्वत है। अब पर्वतों का सिस्टम, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, ध्वंस पर्वत होते हैं, सागरी पर्वत, ये सब कैसे होते हैं? इनकी कैटेगरी है। वलित पर्वत का मतलब होता है प्लेटों को मुड़ना, वलन मतलब मुड़ना, यानी कुछ इस तरह से। तो हिमालय का भी निर्माण दो प्लेटों के टकराने से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड प्लेटों के टकराने से तेथिस पर्वत, तेथिस सागर की जगह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, इसलिए इसे वलित पर्वत कहा गया। तो हिमालय एक वलित पर्वत है, इसकी उत्पत्ति तेथिस युग में हुई। हिमालय की जगह पहले तेथिस सागर था। हिमालय के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड में मंगोलिया चाइना का क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड में हम भारतीयों का क्षेत्र है। भारत, श्रीलंका और उत्तर भारत के आसपास के भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देश, जिसमें पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता हो हमारा ही देश है, पहले भारत में था। बांग्लादेश भारत से कटा है। भारत के पूर्व में आप पढ़े तो म्यांमार मिलता है आपको, नेपाल, भूटान। तो हिमालय के दक्षिणी हिस्से वाले देश भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। उसके उत्तर की बात करें, वहां अंगारा लैंड यानी चाइना, तिब्बत और मंगोलिया। चलिए, तो यह हो गया हिमालय के बनने का सिस्टम। अब हम बात करते हैं हिमालय से भारत का क्या लेना देना है। हिमालय से भारत में क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहली बात, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, हिमालय भारत का पहरेदार है। किस तरह से? उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीले तूफानों से हिमालय भारत की हमेशा रक्षा करता है। मंगोलिया और चाइना उधर पठारी क्षेत्रों से, वहां गर्मी भी ज्यादा होती है, ध्रुवों की वजह से सर्दी भी ज्यादा होती है, बर्फीली हवाओं से
रूस और साइबेरिया की ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है हिमालय। हिमालय भारत के पश्चिमी हिस्से जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वी हिस्से तक एक दीवार की तरह हमारा बचाव करता है। और दूसरी चीज, अरब सागर, बांग्ला और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनों को हिमालय रोकता है, जिसकी वजह से हम उत्तर भारतीयों यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में बारिश का फायदा ले पाते हैं। ये तो इस तरह से हिमालय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हिमालय को भारत का पहरेदार भी कहा गया है। चलिए देखते हैं। अब हिमालय की लंबाई की बात करें भारतीय सीमा में तो 2500 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश यानी नामचा बारवा पर्वत तक काराकोरम पर्वत श्रेणी से शुरू होकर चलता है। हिमालय 3 पार्टों में, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो हम उसके डिटेल में इतनी चर्चा नहीं करेंगे, हम पहले सिर्फ भारत से जुड़े इन क्षेत्रों की बात करेंगे। तो लंबाई की बात करें हम, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। चौड़ाई की बात करते हैं तो पूर्व में यानी कि हमारे पूर्वी हिस्से में चौड़ाई 150 किलोमीटर पड़ती है, जो यहाँ लिखा है, और पश्चिम में 500 किलोमीटर। अब अगर आप कई किताबों में कई जगह आंकड़े में कम ज्यादा थोड़ा पढ़ते हैं तो 2-4 किलोमीटर कम ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भौगोलिक आंकड़े हैं, इतने परफेक्ट नपे हुए नहीं है, तो इसलिए इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम भारतीय हिमालय और भारत से सटे यानी कि नेपाल के पास के जितने हिमालय और चीन पूरे हिमालय पर्वत की इन पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी श्रेणी है और किस क्षेत्र में स्थित है, हमारे लिए उसका कितना महत्व है, और उस क्रम में देखते हैं कौन कौन फेमस है। चलिए, सबसे उत्तर में बात करें तो काराकोरम, फिर सेकंड पर आता है लद्दाख और जास्कर। ये तीनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में ये तीनों पर्वत पड़ते हैं, इसलिए ये तीनों पर्वत भारतीय पर्वत कहे जाएंगे यानी कि भारत में। उसके बाद आता है कैलाश पर्वत। कैलाश भी है हरियाणा के क्षेत्रों में, हरियाणा और जम्मू के किनारे पर। तो भारत के क्षेत्रों को मैंने लिखा है, बाहरी जो है उनको लिखा है। चलिए देखते हैं क्रम से, ऊंचाई के हिसाब से ऊंचाइयां लिख रखा है। आपको मालूम है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बॉर्डर पर पड़ती है, तो इसलिए उसका पूरा सेंटर नेपाल में है। तो भारतीय पर्वत नहीं है वो माउंट एवरेस्ट नेपाली पर्वत यानी नेपाल हिमालय का क्षेत्र है। चलिए देखते हैं। अब नंबर आता है कैलाश पर्वत का, यहाँ से क्रम से देख रहे हैं तो कैलाश की ऊंचाई 6638 मीटर है। उसके बाद आता है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी 7816 मीटर है। फिर आता है धौलगिरी पर्वत 8172 मीटर है। अब किसी भी किताब या किसी नोट्स में मैंने आपको पहले भी कहा कि ऊंचाइयों में अंतर 2-4 किलोमीटर का अप डाउन मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह एक तुलनात्मक विवरण लिखा है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसकी कौन सी लंबाई है या कौन सी पर्वत श्रेणी कितनी ऊंची है। ये लंबाई का मतलब ऊंचाइयों से है, यहाँ ऊंची पर्वत श्रेणियों की बात हो रही है, ये सब ऊंचाइयां लिखी है। चलिए, धौलागिरी पर्वत, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अन्नपूर्णा पर्वत 8078 और एवरेस्ट का नंबर आता है एवरेस्ट 8848 यानी कि 8848 से 8850, जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। मैंने स्टार बनाया, इसका मतलब क्या हो गया? विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची पर्वत चोटी। असल में ये पर्वत चोटी कही जाएगी क्योंकि ये पीक है, तो सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी विश्व की माउंट एवरेस्ट है 8848 या फिर 50। और मकालू, इसके बाद आता है मकालू पर्वत। ये 4-5 पर्वत जिनके मैंने बना दिया, ये नेपाली हिमालय के क्षेत्र है यानी नेपाल में पड़ते हैं। उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम के क्षेत्र में भारत में पड़ता है। कंचनजंगा की ऊंचाई आती है 85-86। और दूसरी बात करें अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा का नाम आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेस्ट विश्व का ऊंचा, भारतीय पर्वत चोटियों में कंचनजंगा सबसे ऊंचा। नेक्स्ट आता है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्वी हिमालय यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बाद उसका ही नाम बदलकर नामचा बरवा कर दिया गया है, तो पूर्वी हिमालय ही नामचा बरवा है। तो इस तरह हिमालय से आने वाले ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हो गए। हिमालय में मेन पर्वत चोटियों की ऊंचाई हो गई। और अब हिमालय पर्वत से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है कि आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक ग्रेट पर्वत हिमालय है। हिमालय की चोटियां, हिमालय पर्वत की श्रृंखला, हिमालय की उत्पत्ति। उसके बाद अब हम देखते हैं भारत में और कौन से पर्वत पड़ते हैं।
किन क्षेत्रों में होते हैं और उनके क्या क्या महत्व है, उस पर एक हम चर्चा करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं उत्तरी से पश्चिमी उत्तरी हिस्से से। गुजरात, राजस्थान, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है। राजस्थान के बॉर्डर पर अरावली की पहाड़ियां, जिसकी अरावली की ही देन है। राजस्थान में क्या है, मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो राजस्थान में है। मरुस्थल बनने का कारण क्या है, मैंने आपको बताया था, छाया वृष्टि प्रदेश। एक शब्द आता है छाया वृष्टि प्रदेश। क्या होते हैं, पर्वत के वो विपरीत हिस्से जिधर पहाड़ी या पर्वत के एक साइड पानी बरसता है, दूसरी साइड सूखा क्षेत्र हो जाता है जहां रेगिस्तान बन जाता है। राजस्थान का बना हुआ रेगिस्तान भी इस अरावली पर्वत की ही देन है। क्यों ऐसा होता, देखे इधर है अरब सागर, पश्चिमी घाट है जिसे मालाबार तट कहा जाता है। अरब सागर से उठने वाला कोई भी मानसून यहाँ पाकिस्तान और गुजरात के पश्चिम से गुजरते हुए अरावली पर्वत की वजह से किनारे किनारे दिल्ली की ओर बढ़ जाता है, जम्मू की ओर बढ़ जाता है। राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। तो इस तरह से अरावली की वजह से गुजरात और राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्र बनता है। गुजरात में भी मरुस्थल के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि कच्छ का सूखा क्षेत्र है जहां बारिश नहीं हो पाती है। कच्छ के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्षेत्र क्यों है, वो है अरावली पर्वत की वजह से। आपको पता है छाया वृष्टि प्रदेश का मतलब यह हुआ, इधर से मानसून आया और इधर बरस कर यही खत्म हो गया, पर्वत के दूसरी पार्ट की तरफ गया ही नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा, सूखा क्षेत्र। और यही क्षेत्र छाया वृष्टि प्रदेश कहलाता है। इधर रेगिस्तान हो जाएगा, इधर सदाबहार माहौल रहेगा, मानसूनी माहौल रहेगा। अब देखिए इसी कारण से ये जो सिस्टम है, इसी कारणों से पूर्वी भारत की बात करें हम, जिसमें मेघालय आता है, मासिनराम जो विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, उसकी भी जिम्मेदारी पर्वतों की है, क्योंकि वहां क्या हो जाता है, पूर्वी हिमालय की वजह से गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, ये सब हिमालय के क्षेत्र हैं। यहाँ क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से उसमें उठने वाला मानसून पर्वत को पार नहीं कर पाता है और उससे पहले ही घर बरस जाता है। इसकी वजह से वहां आप देखेंगे असम, मेघालय में बाढ़ की समस्या बनी रहती है और अत्यंत बारिश वाले क्षेत्र हैं। तो यह हो गया छाया वृष्टि प्रदेश। अब हम बात करते हैं इन पर्वतों की। हम पढ़ रहे हैं भारत के पर्वत, तो हम उसमें देखते हैं अरावली गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी किनारों पर, यानी पश्चिमी भारत के पर्वत है और यह सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आता है गुरु शिखर, गुजरात के इसी क्षेत्रों में है। गुरु शिखर के बाद आता है विंध्याचल, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विंध्याचल पर्वत है। महादेव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से और दक्षिण दिशा में आप पढ़ेंगे महादेव पहाड़ियां। गिरी की पहाड़ियां, गिरी का वन और गिरी गुजरात में है, इसलिए इसे याद रखिए, गिरी का वन गुजरात में है, गिरी पहाड़ियां भी गुजरात में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सतपुड़ा, गिरी और महादेव के बीच यहाँ सतपुड़ा है जो गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आता है। उसके बाद कलसुबाई पर्वत और महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट के पर्वतों की बात करें हम तो गिरी से शुरू करेंगे, गिरी, सतपुड़ा, कलसुबाई, महाबलेश्वर, नीलगिरी, दोराबेट्टा और अनेमुडी। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों क्षेत्रों तक फैला है, केरल से शुरू होकर यहाँ तक फैला, तमिलनाडु तक। तो नीलगिरी पर्वत की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाटों में गिना जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोराबेट्टा है और अनेमुडी है प्रमुख चोटियों के बारे में। तो अनेमुडी और दोराबेट्टा ये दोनों पहाड़ियां नीलगिरी पर्वत की श्रृंखला के पहाड़ हैं। तो ये हो गया पश्चिमी घाट के पर्वत। पूर्वी घाट की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियां इधर भी फैली हैं। पूर्वी घाट को उत्तरी सरकार भी कहा जाता है या फिर कोरोमंडल। पूर्वी घाट का नाम कोरोमंडल है। अब आगे बढ़ते हैं महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की एक प्रमुख पहाड़ी के रूप में महेंद्रगिरी है, छोटी मोटी पहाड़ियां और हैं, इधर पूर्वी तट है। इसके बाद आते हैं राजगिरी पर्वत, राजमहल पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ियां, मणिपुरी पहाड़ी और नागा क्षेत्र, नागालैंड की तरफ नागा क्षेत्र की पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय और असम के क्षेत्रों में प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया यह जनजातियां भी हैं जो भारत के प्रमुख जनजातियों में गिना जाता है। तो मेघालय और असम के क्षेत्रों में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है, तो आप मेघालय देखेंगे, नहीं है तो वहां के पड़ोसी राज्य देखेंगे। पर्वत भी मेघालय और असम के क्षेत्रों में है। चलिए एक शब्द यहाँ लिखा अराकान योमा। अराकान योमा क्या है, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र जो म्यांमार में जाता है, यानी भारत से बाहर जाता है, उसका नाम है अराकान योमा। यहाँ है बंगाल की खाड़ी,
मैप छोटे जगह कम होने के कारण मैंने मैप छोटा बना रखा है। आप देखेंगे ये है बंगाल की खाड़ी। मैंने आपको बताया था यहाँ से उठने वाला मानसून इन क्षेत्रों में बारिश कराता है। अरब सागर से उठने वाला मानसून अरावली पर्वत की वजह से पश्चिमी किनारों से, पाकिस्तान के किनारों से, गुजरात से होते हुए दिल्ली और कश्मीर की ओर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान में रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। तो अगर डेजर्ट राजस्थान में क्यों बने हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अरावली की पहाड़ियां हैं। तो इस तरह से भारत की महान मेन पहाड़ियों को मैंने बता दिया। इनसे क्वेश्चन आते हैं किन क्षेत्रों में, आप मैप से समझिए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस मैप को आप बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अध्ययन करिए। अब आप इन मैप के हिसाब से इन पहाड़ियों को उनके हिसाब से उनके राज्यों में देखिए। भारत के राजनीतिक मैप में ये तो भौगोलिक मैप हो गया। इसे मालाबार तट, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। इन क्षेत्रों को उत्तरी सरकार कहा जाता है। अराकान योमा क्या है मैंने एक बार बताया आपको। भारत से बाहर पूर्वी हिस्से में बढ़ेंगे आप, म्यांमार में हिमालय को ही अराकान योमा बोला जाता है। चलिए, तो ये हो गया पहाड़ियों भारत के कंप्लीट पर्वतों का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो आज की यही रखते हैं और ये हो गई भारत की प्रमुख पहाड़ियां। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पर रखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।